स्टूडेंट्स, आज हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले नियम को हम बता चुके हैं। संधि पर मिलने वाली धाराओं का समस्त बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये देखो ना, काफ़ी स्टार वाला क्वेश्चन टॉपिक है। अब इसको तैयार कैसे करोगे, नहीं करोगे, करोगे तुम लोगों की समस्या है। ये काफ़ी स्टार वाला क्वेश्चन है क्योंकि दूसरा नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने पहला नियम तुम लोगों को बताया था किरचॉफ का कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे अगर I1 I2 धारा आ रही है संधि की ओर और I3 और I4 संधि से दूर जा रही है, तो हमने बताया था कि जो संधि की ओर धारा आती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो संधि से दूर धारा जाती है उसको हम निगेटिव लेते हैं। हमने कहा था इनका बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। इसी तरीके से दूसरा नियम है। अब एक चीज़ और हम तुम लोगों को यही बता दें, जैसे देखो रेजिस्टेंस सर्किट क्लास 10th में पढ़े थे ना, प्रतिरोध निकालना। जैसे ऐसे कोई सर्किट दे रहा था, जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, यहाँ पर कोई एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। तो तुम लोग इस अगर हम पूछ रहे हैं इन प्रतिरोधों के बारे में चर्चा किया जाता था तो प्रतिरोध निकाल देते थे क्लास 10th में। लेकिन अगर यही सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स जटिल सर्किट आ जाती थी तो वो सॉल्व नहीं होता था। क्लास 10th में देखो छोटे छोटे सर्किट होते थे, तुम लोगों से पूछा जाता था किसी तार का प्रतिरोध क्या है, ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, विभवांतर क्या है। ये सब क्वेश्चन क्लास 10th में हुए थे। लेकिन अगर यही सर्किट काफ़ी जटिल सर्किट हो जाए तो वहाँ पर वो जो सब नियम पढ़े हैं हम लोगों का नियम और ये सब लगा के काम कर लेते थे, नहीं हो पाता था। जब बहुत जटिल सर्किट हो जा रहे थे तो जो क्लास 10th का हम लोगों का मेथड था नहीं हो पा रहा था उससे सॉल्व। तो उन्हीं सब को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ना पड़ा। देखो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, वे दूसरे नियम पर आ ही नहीं रहे हैं, पहले समझा दें उसके लिए कुछ टाइम। जैसे देखो ये देखो, ये कोई रेजिस्टेंस है, बहुत ध्यान से देखो, ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ठीक। तो ये तो बहुत आसान हो गया। इस बैटरी का टर्मिनल विभवांतर E1 है, क्या है, या विद्युत वाहक बल E1 है। ये प्रतिरोध कितना है, R1 है। ये प्रतिरोध क्या है, R2 है। इससे बहने वाली धारा I1 है। ध्यान देना, इससे बहने वाली धारा क्या है, I1 है। तो इसमें कितनी धारा जाएगी, I1 धारा जाएगी। इसमें कितनी धारा जाएगी, I1, और इधर I1 धारा इधर चली जाएगी। तो तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो क्लास 10th में ही हम लोग जानते थे, अच्छी बातें जानते थे। ये देखो एक बॉक्स बन रहा है ना, एक बॉक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस बॉक्स को बंद लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद लूप। किरचॉफ का दूसरा नियम, ये सब टॉपिक जब जान लोगे तो इसको बंद लूप बोलते हैं। अब रही बात, देखो इसका नाम कुछ देना पड़ेगा। जैसे देखो A B C D नाम दे दिए ना। अब देखो ये बंद लूप तुम दो तरीके से मान सकते हो। देखो
बंद लूप का नाम तुम लिखोगे ABCDA। क्या नाम लिख रहे हो? ABCDA। ABCDA। इसका मतलब बदल गया। इसका मतलब तुम लूप में इस दिशा में चले हो, ऐसे यहाँ से चलकर ऐसे चले हो, ठीक। ऐसा भी इसका नाम दे सकते हो, बंद लूप। नाम इधर से भी ले सकते हो, DCBAD। अब देखो तुम लोग इसमें अब की बार ऐसे नहीं चले हो, इधर से चले हो। दोनों में कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, ये चीज़ हम बताना चाह रहे थे। दोनों सिस्टम में कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जब तुम ऐसा लोगे तो इस दिशा में चल रहे हो, यहाँ कॉन्सेप्ट दूसरा है, यहाँ कॉन्सेप्ट। तो ये पहले कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। तुम लोगों को ये समझ में आया बंद लूप क्या है, ठीक। चलो इसी सर्किट को थोड़ा सा और जटिल करते हैं हम। मान लो यहीं नीचे और एक सर्किट है, इसी में यहीं नीचे एक और सर्किट है। यहाँ एक प्रतिरोध R3 लगा है, यहाँ एक प्रतिरोध R3 लगा है और एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, बैटरी। तो ये देखो बैटरी का कम्बिनेशन अभी तुम लोगों को समझाना पड़ेगा हमको। अब देखो यहाँ पर एक और बैटरी लगा दिए। तो अब देखो जब हम बैटरी लगा दिए तो यहाँ पर ध्यान दो, इससे I1 करंट गया ना, अब इससे I2 करंट आएगा। देखो इसका विद्युत वाहक बल, बहुत ध्यान से देखना, इन सारी चीज़ों को बहुत शांति से समझने का प्रयास करना। इसका विद्युत वाहक बल E2 है, हमने सपोज किया इससे I2 धारा आ रही है, तो इसमें I2 धारा आएगी, वही I2 धारा इसमें भी आएगी। अब देखो टॉपिक बदल गया, तुम लोग मुझे समझाओ, क्या ये I2 करंट इधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा? नहीं, इधर नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक सेल लगा हुआ है और इस सेल से I1 करंट इधर आ रहा है, इसलिए ये I2 करंट इधर नहीं मुड़ेगा, बल्कि ये सीधे ऊपर चला जाएगा। तो देखो पहले इधर I1 करंट आ रहा था, अब I1 नहीं आ रहा है, I1 प्लस। ये थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन ये समझ लो सब। अब ये करंट देखो I1 तो इससे जा रहा था और नीचे से I2, इसका मतलब यहाँ भी अब I1 नहीं है, I1 प्लस I2 आ रहा है। फिर देखो यहाँ बाहर करंट कितना निकले, यहाँ क्या रहा, I1 प्लस I2 आ रहा है, लेकिन I1 करंट E1 सेल से निकला था, इसलिए I1 इधर चला जाएगा। तो नीचे कितना बचेगा? I1 प्लस I2 में से I1 इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? I2। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब इसमें दो बंद लूप बन गए। देखो हम केवल बंद लूप मानना तुम लोगों को समझा रहे थे और करंट लेना। देखो दो बंद लूप बन गया। एक बंद लूप ये बना है, देखो जो ये तीर बना रहे हैं हम। एक बंद लूप ये बना है ABCD। एक बंद लूप क्या बना है? ABCDA। ये एक बंद लूप बन गया। हम तुम लोगों को अभी तक बंद लूप समझा रहे थे। एक और नीचे बंद लूप बन रहा है, देखो ये ऐसे। बंद लूप, इसका भी कुछ नाम दे दो, ABCDEF। देखो और क्या बंद लूप बन रहा है? FADEF, AD और E और F। बंद लूप समझ में आया ना? तो एक काम और समझ लो, ये बहुत इत्मीनान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इस पर। बहुत हद न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम, जो भी न्यूमेरिकल आएगा 5 नंबर में आएगा,
इस पर बहुत ही न्यूमेरिकल आता है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन तब सीख लो तुम लोग। जैसे देखो ये बंद लूप माने हो ना, बंद लूप कैसे माने हो, ए से बी की ओर चल रहे हो ना, लूप की दिशा में जितने सेल और धारा है, लूप की दिशा में ई और आई पॉजिटिव लेते हैं, ई और आई को क्या मानते हैं, को पॉजिटिव लेते हैं। इसको नोट कर लो कहीं। पहला रूल क्या, लूप की दिशा में, लूप की दिशा में क्या करते हैं, ई और आई को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर लूप की अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में आएगा, कहीं नोट कर लो, लूप के विपरीत दिशा में, लूप के विपरीत दिशा में ई और आई निगेटिव लेते हैं। कहीं नोट कर लो इसको, ई और आई को निगेटिव लेते हैं। देखो हम तुम लोगों को अभी तक दो चीज़ें समझाई, एक बंद लूप क्या होता है और दूसरा ये कि लूप की दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो ई और, अगर लूप की दिशा में ई और आई है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और लूप की विपरीत दिशा में है तो ई और आई को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो किरचॉफ का नियम, दूसरा नियम कहता क्या है, इतना जब तुम लोग जान लेते हो भाई, इसको नोट कर लो, इसको जैसे हम बनाए हैं इसको ऐसे कहीं कापी में नोट डालकर, कापी में जहाँ भी है नोट डालकर ऐसे सब बना दो, ये सब तुम्हारे काम आएंगे, जो भी पढ़े हो कभी ना कभी काम आएंगे, इसलिए नोट डालकर लिख लो। लूप की दिशा में ई और आई को पॉजिटिव लेते हैं, लूप की विपरीत दिशा में ई और आई को निगेटिव लेते हैं, और बंद लूप मानते कैसे हैं ये तुम लोगों को मालूम चल गया। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, देखो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, अब इसको पहले लिख लो। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, पहले नोट कर लो, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद लूप, अब देखो यहाँ वर्ड आ गया किसी बंद लूप, तो अब बंद लूप का मतलब तुम लोग समझ रहे होंगे, इसीलिए हम इतना टाइम बर्बाद किए। यहाँ देखो एक वर्ड आ गया बंद लूप, अब इस बंद लूप का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, मुझे नहीं बताना है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद लूप के विभिन्न खंडों में, के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध, तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, के गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग देखो किसी बंद लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों, सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसको भाई रखना पड़ेगा। ये किरचॉफ का दूसरा नियम कहता
किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। भाई इसको रखना पड़ेगा, हर हालत में रखना पड़ेगा। अर्थात इसी को कहते हैं समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। इतना नोट कर लो, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। क्या? फिर से देखो, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, देखो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग सेलों उनके बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक सर्किट बना है, नीचे दिख रहा होगा, एक मिनट देखें दिख रहा है कि नहीं। ये तो सर्किट हम बना भी दें और तुम लोगों को कुछ दिखे भी ना, तो अब देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट छोटा सा बना के तुम लोगों को उसी के नीचे लिखवा देंगे ताकि तुम लोगों को कभी भूले ना। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे ये कोई सर्किट है एक छोटा सा सर्किट ले रहे हैं। देखो यहाँ पर एक सेल लगा है, यहाँ पर ले दो फॉर एग्जाम्पल। तब किरचॉफ का नियम सही से समझ, इसी एग्जाम्पल से ही समझाना आसान होता है। मान लिया ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा है R2। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, बहुत इजी करके समझा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा है R2 और यहाँ भी एक और सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है E2 और यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा है R3। अब देखो तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो दो बंद लूप बन रहे हैं। देखो दो बंद लूप बन रहे हैं, A B C D E और F। अब इसका सब काम तुम लोग करोगे, इसका देखो सब काम तुम लोग क्या करोगे, ध्यान दो। अगर बहुत इत्मीनान से समझना, अगर यहाँ से I1 करंट चल रहा है तो I1 करंट यहाँ आएगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे I1 करंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक सेल लगा है, उस सेल से I2 करंट जा रहा है। ये भी करंट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ सेल लगा है। रिजल्ट इधर से I1 करंट आएगा और इधर से I2 करंट आएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसमें I1 प्लस I2 करंट अंदर जाएगा। फिर देखो बाहर निकलते समय I1 करंट ऊपर चला जाएगा, इसमें I1 आ जाएगा और I2 करंट नीचे चला आएगा, इसमें I2 जाएगा। I2 करंट T2 वाले से आया था। इतना तो बेसिक समझ में आया होगा। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में फिगर में सर्किट में दो बंद लूप बन रहे हैं। एक बंद लूप ये बन रहा है, देखो इस दिशा में हम लिए, तो इस दिशा में लेने से ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। देखो एक बंद लूप ऐसे मान रहे हैं इस दिशा में और एक बंद लूप इस दिशा में मान रहे हैं। ये बंद लूप 2 है और ये बंद लूप 1 है। देखो ऐसा क्यों माने, ये तुम फ्री हो, किसी भी दिशा में मान सकते हो। तो थोड़ा सा समझो अब इसमें, बंद लूप
देखो ये हम इधर से मान रहे हैं ना, ये बंद लूप क्या DCBAD में 2 बार 3 बार देखोगे तभी समझ में आने वाला है। ये डी में किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से? किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। देखो किरचॉफ का दूसरा नियम समझने के लिए अब नीचे वाले को भूल जाओ, नीचे तुम लोग देखो ही मत कि कुछ बना है, केवल इसी को देखो DCBA। किरचॉफ का नियम कहता है कि विभिन्न खंडों में ध्यान देना, बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा या प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो पहले धारा और प्रतिरोध का गुणा करो। इसमें देखो कहाँ, इसमें धारा और प्रतिरोध कहाँ कहाँ है बंद लूप में, क्योंकि कहता धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो देखो इसमें कहाँ कहाँ प्रतिरोध है बंद लूप में। तो देखो यहीं से चलना शुरू किए, B से C तक कोई प्रतिरोध नहीं है, C से B तक प्रतिरोध है I1 नहीं R1 प्रतिरोध है, उसमें धारा कितनी जा रही है I1। किरचॉफ का नियम कहता है प्रतिरोध धारा एवं उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणा कर दो, यानी I1 R1। फिर आगे बढ़ो, और कहीं रेजिस्टेंस है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, कितना है R2 में धारा कितनी जा रही है I1 + I2। किरचॉफ का नियम कहता है इनका गुणनफल गुणा कर दो, यानी क्या I1 + I2 × R2 का बीजगणितीय योग, मतलब हम छोड़ दें। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में जो कहा था संगत बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, हम सर्किट में जैसा था उनका गुणनफल कर दिए, का बीजगणितीय योग जोड़ दिए, का बीजगणितीय योग जोड़ दिए। आगे देखो क्या कह रहा है, का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। तो देखो इसमें कितने सेल लगे हैं DCBA, इसमें कितने सेल लगे हैं? एक सेल, उसका विद्युत वाहक बल कितना है E1, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा, E = E1। ये होता है किरचॉफ का नियम, यही किरचॉफ का नियम है। बंद इसमें किरचॉफ का ये नियम लागू हुआ। दूसरा अगर लागू करें तो I1 R1 + I1 I2 R2 = E1। देखो यही तो हम कहे हैं। ऐसे अगर हम बंद लूप लें, ऐसे अगर हम बंद लूप लें, नीचे वाला देखो, नीचे वाला कैसे माने FD FADE क्या बंद लूप FADE इसको एक बार 2 बार देखना, हम फिर से बस समझाएंगे आएगा। देखो F से शुरू करो, F से A तक कोई प्रतिरोध है नहीं, F से D तक प्रतिरोध है R2 में धारा कितनी जा रही है I1 + I2, दोनों का गुणा कर दिए। फिर यहाँ एक प्रतिरोध है R3 में धारा कितनी जा रही है I2, का बीजगणितीय योग जोड़ दिए। सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग, तो इसमें कितने सेल जुटे हैं? केवल एक, = E2। यही क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम है। अब इसको तुम लोग देखना, समझना और इस एग्जाम्पल को समझना। इसको हम अगर नहीं समझ में आया होगा तो तुम लोग मुझे बताना, इसको फिर से बताएंगे। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कैसे तैयार करोगे तुम लोगों का प्रॉब्लम है। अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो हम सब कुछ छोड़कर पहले कल इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे।